हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी बिना भाव यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स में उनका एक मेजर पेपर है बिजनेस लॉ। और आज हम लोग बिजनेस लॉ का मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। मॉडल पेपर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन। और ये जो हम लोग क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन और साथ ही साथ उसका आंसर करके आए हैं, ताकि आपको प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन का पूरा आंसर आपके पास एक जगह पे कलेक्शन मिल जाए। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो अभी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज लगातार आपके पास जाएगा। इसके बाद हम लोग कॉरपोरेट अकाउंटिंग का मॉडल पेपर लेकर आएंगे, कॉरपोरेट अकाउंटिंग का मॉडल पेपर करवाएंगे, फिर एमडीसी और आपके पाए एसईसी पेपर का करवाया जाए। तो एमडीसी पेपर, एसईसी पेपर, एईसी पेपर, ये सारे का मॉडल पेपर हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हर सेगमेंट में, तो उसके लिए 3 ऑप्शन है आपको। हमारे सारे क्लासेस, यहाँ देखो बीबीएम के धनबाद लिखा हुआ है, ये परेशान मत होइएगा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि बीबीएम के धनबाद में सेमेस्टर 3 में सेम सिलेबस है, इसलिए यहाँ देखिए सेमेस्टर 3 का है। तो आपका बीबीयू में यही चीज़ सेमेस्टर 2 में है, तो आप इसको अभी इग्नोर कर दीजिएगा। आप यहाँ लिखिएगा बीबीयू सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहला आप हमारा जो यूनिवर्सिटी का अलग चैनल बना रखे हैं हम लोग यूट्यूब पे, CWH यूनिवर्सिटी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमसे प्रॉपर मैसेजिंग चाहते हैं कि हमारा जो भी नोटिस हो या वीडियो हो, कोई भी चीज़ आपके तक तुरंत पहुंच जाए, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल है। तो व्हाट्सएप चैनल को भी आप व्हाट्सएप चैनल में जाके फॉलो कर लीजिएगा। किस नाम से है? तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है। इसको जाके जैसे ही व्हाट्सएप चैनल में जाएंगे, अब ये चैनल कहीं मिलेगा नहीं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक में क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप चैनल लिंक में आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में चले जाएंगे, वहाँ ऊपर जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से मिलेगी कि कब फॉर्म भरा रहा है, कब एडमिशन हो रहा है, सारा जानकारी, और कैसे पढ़ाई हो रही है, कोई क्लासेस हो रहे हैं तो उसके वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि PDF, ये जो PDF हम पढ़ा रहे हैं ये आपको मिले, तो PDF हम किसी को शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने एप्लीकेशन में लॉक ओपन कर सकते हैं। आप बिना पेमेंट किए भी इस PDF को देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के 2 रास्ते हैं, व्हाट्सअप और अनदर मेथड। आप अनदर मेथड में जाएंगे, उसमें हम नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे, उसके बाद अपना नाम डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद नीचे स्टोर दिखेगा, स्टोर में जाने के बाद सर्च करेंगे सेमेस्टर 2, और सेमेस्टर 2 जब आप सर्च करेंगे तो सेमेस्टर 2 का कोर्स में क्लिक करेंगे, ऊपर कंटेंट में जाइएगा, और कंटेंट में ये देखिएगा फ्री, वहाँ लिखा होगा, रेड कलर का दिखता रहेगा तो समझिएगा वो फ्री है। जहाँ रेड दिख रहा है वो अंदर घुसते जाएगा तो ऑटोमेटिक आप इस जगह पे पहुँच जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो जानकारी थी आपके लिए कि आगे का क्लास का वीडियो कैसे मिलेगा और PDF कैसे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर इतना कौन वीडियो देख के लिखेगा, हम PDF से लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो PDF से भी आप लिख सकते हैं। आपका जो ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो क्या है, तो आपको बताते चलें कि क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, आपका एग्ज़ाम तो 100 मार्क्स का होने वाला है, एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो इंटरनल और एक्सटर्नल है। 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम है। इंटरनल एग्ज़ाम आपका कॉलेज ले चुका होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया तो ले लिया। तो इंटरनल एग्ज़ाम तो कॉलेज ले लिया। ये जो 75 मार्क्स पूछेगा वो 2 ग्रुप में बटेगा, ग्रुप A और ग्रुप B। और याद कीजिए जैसे आप सेमेस्टर 1 में दिए थे, जैसे सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर दिए थे ना, सेम पैटर्न यहाँ पे भी रहेगा मेजर पेपर का। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए, जो मेजर पेपर था ग्रुप A और ग्रुप B में, वो सेम मेजर पेपर यहाँ भी रहेगा। 60 नंबर का ये रहेगा और 15 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप A में, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। पहला नंबर को ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और इसमें एक नंबर के 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी 5 नंबर का हो गया, 15 नंबर हो गया। और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 7, उसमें से आंसर करना है 4 का, एनी 4 आंसर, एनी 4, उसमें से केवल 4 का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, तो इस हिसाब से 60 नंबर, तो 60 नंबर ये और 15 नंबर ये, तो 75 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, इसको बोलते हैं ESE का मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये परीक्षा होगी और ये पैटर्न है आपके परीक्षा का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग पढ़ेंगे तो शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा क्योंकि हो सकता है शॉर्ट में ये पूछे कि अनुबंध क्या है, तो शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल फीचर्स। अनुबंध क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो आप सब लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, उसके प्रोसेस को समझिएगा ना। तो डेफिनेशन तो यहाँ लिखा हुआ ही है, डेफिनेशन तो हम रट्टा मार ही लेंगे, लेकिन उसके प्रोसेस को समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनने का प्रोसेस क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बनने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है उसको समझिए। सबसे पहला आता है प्रपोजल, प्रस्ताव। सबसे पहले हम किसी के सामने प्रपोजल रखते हैं। प्रपोजल से भी पहले आता है, पहले प्रपोजल से भी पहले बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ प्रपोजल से शुरू करते हैं। प्रपोजल से भी पहले आता है, ठीक है। और मतलब किसी को प्रस्ताव देने से पहले भी आपको एग्रीमेंट लेना पड़ेगा प्रपोजल देने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी राह चलते आदमी को प्रपोजल दे दिए। प्रपोजल देने के लिए मान लीजिए हम रतन टाटा से बात करना चाहते हैं या महिंद्रा कंपनी से बात करना चाहते हैं, हमारी गाड़ी टायर बनाती है, तो हम महिंद्रा कंपनी से बात करना चाहते हैं, सीधा महिंद्रा के ऑफिस में जाके और आनंद महिंद्रा को नहीं पकड़ा देंगे प्रपोजल, लीजिए सर हम टायर बेचना चाहते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो प्रपोजल से पहले बहुत सारे काम होता है। अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगा, हो सकता है 3 दिन बाद का मिले, तो 3 दिन बाद हम जाएंगे और अपना प्रपोजल देंगे, ठीक है। तो लेकिन हम लोग बात करते हैं एग्रीमेंट यहीं से शुरू होता है। प्रपोजल अगर यस हुआ, किसी के सामने प्रस्ताव हमने दिया, अगर वो प्रस्ताव में हाँ बोल दिया तो वो बन जाता है प्रॉमिस। अगर हम आनंद महिंद्रा का वचन बोलते हैं, आनंद महिंद्रा के सामने हमने अपना प्रस्ताव दिया कि सर हमारी कंपनी टायर बनाती है और हम चाहते हैं कि आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें हमारी कंपनी का टायर लगे। अब वो प्रपोजल तो हम इधर से दे दिए, लेकिन हो सकता है वो नो भी बोलते कि नहीं, हमारी कंपनी जिससे टायर ले रही है वो सफिशिएंट है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको अभी नए जो है किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो बोल देते हैं कि नो, तो प्रपोजल वहीं ख़त्म। लेकिन अगर वो येस बोल देते हैं ठीक है देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि प्रपोजल क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, वचन दे दिया गया, प्रॉमिस कर दिया गया। और जैसे ही प्रॉमिस हो जाता है वचन टूट भी तो सकता है। तो लोग बोलता है भाई प्रॉमिस हो गया तो इसको लिखवा लो, जो बोल दिया आदमी कि ठीक है उसको लिखवा लो। तो लिखवाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ठहराव कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट क्या है, लिखवा लो उसको, लिखा हुआ, चूँकि यहाँ तक बोल के तय हुआ है। अब लिखा हुआ रहेगा तो मुकरेगा नहीं कम से कम, लेकिन मुकर जाएगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा केस कर सकते हैं। अब एग्रीमेंट जब हो जाता है तो फिर उसके बाद एक चीज़ और डिसाइड होता है, कंसीडरेशन। उसके बाद तय होगा कंसीडरेशन, प्रतिफल, कितना रुपया, अमाउंट तय होगा ना जी। कैसे शादी विवाह होता है, चलो शादी विवाह में देखो, इसको शादी विवाह समझो, बहुत अच्छे से समझोगे। एक लड़की के पिताजी लड़के के पिताजी के पास जाते हैं, सबसे पहले एक प्रस्ताव रखते हैं कि भाई आपका बेटा बहुत कामयाब है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से हो जाए। और कभी कभी तो लड़का ही जाके लड़की के सामने प्रपोजल रख देता है, लड़की उसको रिजेक्ट भी कर देती है ना, साइड हो, तो लड़का चुपचाप हो जाता है, समझ जाता है यहाँ दाल नहीं गलेगा। लेकिन अगर लड़की कुछ भी यस बोल दे या कुछ ना बोले, हम प्रस्ताव दिए और कुछ नहीं बोल रही लड़की, तो समझ जाओ कि प्रॉमिस हो गया, वचन हो गया। और अगर कुछ बोल दे कि ना ना कुछ नहीं, ये सब नहीं, काम फालतू का काम करेगा, भैया को बोल देंगे, पिटवा देंगे, तो समझ जाओ प्रपोजल वहीं रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर कुछ ना बोले कोई, तो भी प्रपोजल एक्सेप्ट माना जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। तो अगर मान लीजिए कि हम एक लड़की के शादी के लिए किसी के व्यक्ति के पास जाते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ करना चाहते हैं, तो पहले हमने प्रपोजल रखा, वो हो सकता है उस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर दे, ना हमारा बेटा अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, या हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम घर बनाएंगे तब शादी करेंगे, बहुत बार होता है। तो प्रपोजल हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। लेकिन अगर वो बोलते हैं ठीक है देखते हैं हम भी, तो ये माना जाएगा, संभावना है कि हाँ प्रपोजल जो है वो प्रॉमिस में बदल गया, यानी वचन दिए हैं कि ठीक हम देखते हैं। तो प्रपोजल प्रॉमिस में बदल गया तो मतलब शादी सेट हो गया नहीं, वो बात बोल रहा है सामने वाला आदमी कि देखते हैं हम भी, पता करने दीजिए हमको, बताते हैं आपको। मतलब वचन दे दिया है लेकिन वो पक्का नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जब थोड़ा सा बातचीत हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है, जब सब कुछ हो जाता है, तब मान ली लड़का देखा देखी हो गया, लड़की लड़का दोनों पसंद हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो फिर लड़की के पिताजी बोलते हैं सब कुछ तो ठीक ठाक है साहब, अब थोड़ा लेन देन का भी बात कर लिया जाए। तो यही लेन देन को प्रतिफल बोलते हैं, कितने में, ठीक है वो पसंद हो ठीक है, कितना लेन देन होगा तो प्रतिफल बोलते हैं। और जब प्रतिफल तय हो जाता है कि कितने में लेन देन होगा, तब बनता है एग्रीमेंट। अब बताइए प्रतिफल तय हो गया कि 16,51,000 देना है,
तो 16,51,000 है तो लड़की के पिताजी क्या सोचते हैं कि भैया 16,51,000 हो जाए, कुछ पकड़ा देते हैं, कुछ पैसा पकड़ा देंगे तो लड़का मेरे बंध जाएगा मेरे पास, फिर उसका शादी कहीं नहीं लगेगा। और अगर कुछ नहीं पकड़ाएंगे, खाली बातें करके रह जाएंगे, तो हो सकता है शादी उसका बाप कहीं और कर दे, उसको लगेगा यार पैसा वैसा नहीं दे रहा है, तो इसलिए कुछ पैसा दे दो, एग्रीमेंट कर लो, 10 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी के सामने में पैसा दे दो, ताकि 10 आदमी के सामने मुकर ना सके। एग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट यहाँ तक ध्यान रखिएगा, जब एग्रीमेंट हो जाता है तो एग्रीमेंट गलत और सही दोनों काम के लिए होता है। तो एग्रीमेंट दो तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। एग्रीमेंट जब हो जाता है तो यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, यहाँ तक एक ही रास्ता था, यानी सबसे पहले प्रपोजल कन्वर्ट होता है प्रॉमिस में, प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन डिसाइड होता है, कंसिडरेशन एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट दो तरह का होता है, वैलिड और वॉइड। वैलिड का मतलब वैध, सही, और वॉइड का मतलब व्यर्थ। तो अगर कोई एग्रीमेंट सही काम के लिए बना है तो वो वैलिड होगा, और अगर कोई एग्रीमेंट गलत काम के लिए बना है, एग्रीमेंट बनने में किसी एग्रीमेंट में अगर सारी बातें मौजूद है जो सही चीज़ होना चाहिए, वो ये है। कानून की दृष्टि से अगर आपका एग्रीमेंट सही होगा तो वो वैलिड माना जाएगा, और कानून की दृष्टि से अगर आपका एग्रीमेंट गलत होगा तो वो वॉइड माना जाएगा। और वॉइड एग्रीमेंट जीवन भर एग्रीमेंट ही रहता है। जैसे किसी को मर्डर करने का एक एग्रीमेंट बना है, ये जीवन भर एग्रीमेंट ही रहेगा, लेकिन जो वैलिड एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वैलिड एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अनुबंध बनता है। तो अनुबंध कौन सा एग्रीमेंट बनता है? वैलिड एग्रीमेंट। यही है कॉन्ट्रैक्ट बनने का प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पक्का, टूटने वाला नहीं है। यहाँ सब टूट जाता है, इधर सब टूट जाएगा, टूटेगा तो केस करिएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ ये नहीं टूटेगा, ये टूटेगा तो बहुत भयानक केस होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो जाता है। बात समझ में आ रहा? तो ये है पूरा प्रोसेस। अब पूछेगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो बोल सकते हैं ना एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल मतलब लागू होना, कानून के दृष्टि से जो सही होगा वो, ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के दृष्टि से सही होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई एग्रीमेंट कानून की दृष्टि से सही है, इन्फोर्स किया हुआ है, वैलिड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कोई दिक्कत है? आप कभी कभी पूछता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट था? जी हाँ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा वो कभी ना कभी एग्रीमेंट रहा होगा ना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने, कुछ एग्रीमेंट इस रास्ते में चला गया जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, तो बोलता ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा वो एग्रीमेंट जरूर रहा होगा। ये पूरा प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्ट बनने का। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वैलिड होना जरूरी है एग्रीमेंट में, यानी एक एग्रीमेंट में उन सभी विशेषताओं का होना जरूरी है जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो चाहिए उन सब सारी विशेषताओं का होना एक एग्रीमेंट में जरूरी है। चलिए यहीं पे देखिए, अनुबंध एक ठहराव है जो कि राज नियम द्वारा परिवर्तनीय, अभी जो बताए थे, राज नियम मतलब देश के कानून द्वारा सही माना जाएगा, यानी वैलिड माना जाएगा। दूसरा, अनुबंध एक प्रकार का ठहराव है जो प्रत्यक्ष रूप से है और दायित्व उत्पन्न करता है। अनुबंध एक प्रकार का ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा पक्षकारों के दायित्व की व्याख्या करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैध अनुबंध की विशेषता, अभी जो बात कर रहे थे, वैध मतलब वैलिड, अभी जो बता रहे थे ना वैलिड एग्रीमेंट, तो वैलिड में क्या क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट में कौन कौन सा वैलिड बात होना चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन सके। तो वैध अनुबंध में क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए अभी आपको हम बताए, ठहराव होना चाहिए। एक वैध अनुबंध में ठहराव होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए पहले, और स्वीकृति होनी चाहिए, यानी ऑफर होना चाहिए। प्रस्ताव को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में प्रपोजल की जगह ऑफर भी बोल देता है लोग, ऑफर दिए हम उसको, तो ऑफर भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति भी होनी चाहिए। हम सामने वाले को ऑफर दे रहे हैं, ऑफर दे या प्रपोजल दे एक ही बात है, और एक्सेप्टेंस हो या प्रॉमिस हो एक ही बात है। एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस एक ही बात है, ऑफर प्रपोजल एक ही बात है। तो सबसे पहले हम ऑफर देंगे, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, और जब ये दोनों हो जाएगा तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। उसके बाद बोलता है ठहराव का वैधानिक रूप से लागू होना, लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट है वो लीगल इन्फोर्स होना चाहिए, कानून की दृष्टि से सही होना चाहिए। वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने की इच्छा, ध्यान रखिएगा, हंसी मजाक में कोई एग्रीमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम बोल दिए कि तुम ये करो, हम ये कर देंगे, तो आप अगर ये शर्त पूरा कर दिए तो हमको भी अगला शर्त पूरा करना ही होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट में कभी ऐसा केस नहीं होता है कि आप हंसी मजाक के नहीं बोलते, अगर ये मजाक से बोल दिए थे, नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट में आप अगर कोई बात पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको वैधानिक उत्तरदायित्व, इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम हारे या कुछ हुआ तो हमको देना पड़ेगा। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक एग्रीमेंट बनेगा तो उसमें कुछ नहीं चेक किया जाएगा, लेकिन जब वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने लगेगा तो चेक किया जाएगा कि उसके जो पार्टीज हैं,
एग्रीमेंट में दो पार्टी होंगे तो दोनों पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता है या नहीं। अनुबंध करने की क्षमता के लिए 3 चीज़ चेक करेंगे। 18 साल से अधिक उम्र का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और किसी भी कानून से अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है तो आप अनुबंध करने की क्षमता रखते हो। फिर देखना फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जितने पक्षकार हैं जो एग्रीमेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका फ्री कंसेंट है कि नहीं, वो अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई ज़बरदस्ती धमकी दे के कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका बेटा को किडनैप करके रखा है, बोला कॉन्ट्रैक्ट करो नहीं तो मार देंगे, कल का सूरज तुम्हारा बेटा नहीं देखेगा। तो ऐसी स्थिति में तो डर से आदमी करेगा ही ना। तो याद रखना फ्री कंसेंट होना चाहिए, हम अपनी इच्छा से सामने वाले के साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद है वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए और उसका उद्देश्य मतलब जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बदले में हमको मिलता है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भाई पैसा मिलेगा किसी से, जैसे हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं तो उससे फ़ी ले रहे हैं, तो जो हमको वहाँ से मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बदले में वो वैधानिक होना चाहिए, कानून की दृष्टि से सही होना चाहिए। तो आप पैसा दे रहे हो वो सही है। अब बताओ हम किसी स्टूडेंट को पढ़ाएं और वो हमको अफीम दे, गांजा दे, चरस दे, क्या ये सही है? तो अगर हम किसी को 4 लाख रुपया देते हैं और वो हमको AK-47 देता है, चरस देता है, गांजा देता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है? नहीं। ये इसको बोल सकता है कि आपके पास वैधानिक प्रतिफल नहीं मिला, जो उसके बदले में प्राप्त हो रहा है वो सही नहीं है। और साथ ही साथ उद्देश्य भी आपका वैधानिक होना चाहिए। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका उद्देश्य कानून के हिसाब से सही होना चाहिए। किसी के बताओ किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका उद्देश्य गलत है। किसी भी व्यक्ति के शरीर और किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को हानि पहुंचाने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, खराब होगा। अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे एग्रीमेंट स्पेशल हैं जो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। जैसे 18 साल से अधिक उम्र का अगर कोई लड़का और लड़की है आपस में शादी विवाह करता है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर रोकने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो इनवैलिड है। पूरे देश में किसी को व्यापार करने से रोका नहीं जा सकता, वो भी स्पेशली इन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो वॉइड एग्रीमेंट है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ठीक। किसी के बिजनेस को डैमेज करने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो नहीं हो सकता। किसी के संपत्ति को, जान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एग्रीमेंट बना रहे तो ये सब वॉइड है, व्यर्थ है, पहले दिन से खराब है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। और अनुबंध लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित, जो भी एग्रीमेंट होता है वो लिखित होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, और कोई न कोई व्यक्ति द्वारा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए या जो है प्रमाणित होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, ताकि वो एग्रीमेंट को कोई वैल्यू मिले। ऐसे वाइट पेपर में घर में लिख लीजिएगा, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं, कोई अधिकारी उस पर साइन नहीं किया है, तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन है, इसको पूरा डिटेल करके आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एग्रीमेंट क्या है और इसका टाइप्स बताइए। तभी आपको एग्रीमेंट बता चुके। एग्रीमेंट कैसे बनता है? प्रपोजल प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। लिखा भी होगा, नहीं लिखा है यहाँ पे। प्रपोजल प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट, याद रखिएगा। और यहाँ एक और परिभाषा भी लिखा है कि ठहराव उस समय होता है जब दो मस्तिष्क यानी दो लोगों का दिमाग या उससे ज़्यादा लोगों का दिमाग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलन होता है। किसी उद्देश्य के लिए अगर दो लोगों का दिमाग मिल जाता है तो एग्रीमेंट हो जाता है। तो एग्रीमेंट का मतलब प्रपोजल प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। यानी बोल सकते हैं एग्रीमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रपोजल प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। प्रपोजल प्रॉमिस और कंसिडरेशन तीनों को मिला देंगे तो एग्रीमेंट बन जाएगा। और यहाँ लिखा है कि एग्रीमेंट के लिए कितने टाइप्स हैं, तो एग्रीमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हैं, 5 तरीके होंगे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी, परिवर्तनीयता के आधार पर। तो 2 तरह के एग्रीमेंट हैं। पहला एग्रीमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और दूसरा है वॉइड एग्रीमेंट, व्यर्थ, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अभी आपको बता चुके थे एग्रीमेंट के 2 रास्ते थे। तो ये जो दूसरा वाला रास्ता था वो ये वाला है वॉइड वाला, और ये पहला वाला रास्ता था। जो वैलिड होगा वो ये होगा और ये वॉइड वाला ये होगा। वॉइड मतलब कोई ना कोई शर्त फेल कर रहा है। देखो भारतीय अनुबंध अधिनियम, ये कब पास हुआ था? भारतीय अनुबंध अधिनियम हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ था 1872 में, 1872 में। उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन जी के अनुसार वह ठहराव जो कि राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब जो देश का कानून सही नहीं मानता है, वो व्यर्थ ठहराव कहलाता है, वॉइड। जो अभी हम लोग टेबल बना रहे थे तो इस साइड में लिखे ना वॉइड एग्रीमेंट। जो वॉइड रहेगा वो जीवन भर एग्रीमेंट रहेगा, उसी को बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। और जो वैलिड रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देखिए प्रत्येक ऐसा ठहराव जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय होता है, मतलब देश के कानून द्वारा लागू होता है, अनुबंध कहलाता है। इसके लिए वैध अनुबंध का होना आवश्यक है। वैध होना नहीं, वैलिड होना जरूरी है। अब दूसरा हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी।
तो लीगलिटी कानून की वैधानिकता के आधार पर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। पहला होता है लीगल एग्रीमेंट। आप जानते हैं लीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होगा जो सारा कानून को पालन करेगा, और अगर कानून की कोई भी शर्त पालन नहीं हुई है तो इलीगल हो जाएगा। जैसे पता चला दोनों पार्टी में एक पार्टी का साइन ही नहीं है, पता चला कोई बात लिखा हुआ ही नहीं जो मेन बात है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, कहीं भी कोई चीज़ छूट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलीगल, और जो सारा शर्त पूरा करता है वो लीगल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास है, दो ही लिखा हुआ है, लेकिन और भी हमारे पास एग्रीमेंट, हम इसको थोड़ा सा इसको फ्रेश करेंगे। ये बहुत जल्दी में बनाया हुआ है इसलिए शॉर्ट में बना हुआ है, इसको और हम समझा देते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास ये लीगल इलीगल हो गया और इनफोर्स के बेसिस पर हो गया। उसके बाद आता है बाइलेटरल एग्रीमेंट। बाइलेटरल एग्रीमेंट का मतलब जब दोनों पार्टी अपनी बात को प्रॉमिस को पूरा कर देते हैं, और यूनिलिटरल आता है जब एक पार्टी अपने बात को प्रॉमिस को पूरा करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रीमेंट में एक पार्टी पूरा प्रॉमिस को पूरा किया, दूसरा पार्टी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। जैसे हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, आप बोले फ़ी देंगे, हम बोले पढ़ाएंगे, आप फ़ी दे दिए, हम नहीं पढ़ाएं, तो यहाँ पे कितने पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं? आप फ़ी दे दिए तो आप तो पूरा कर लिए, और हम नहीं पढ़ाएं तो हम तो पूरा नहीं किए थे। यहाँ तो दोनों में से एक पार्टी प्रॉमिस पूरा कर रहा है, या ऐसा हो गया हम ही पढ़ा दिया और आप फी नहीं दिए, तो हम पूरा कर लिए लेकिन आप पूरा नहीं किए। और कभी कभी ऐसा होता है जब दोनों, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है जो दोनों पार्टी अपना अपना प्रॉमिस पूरा करता है, हम सिलेबस कंप्लीट किए और आप हमको फीस सबमिट कर दिए, तो जब दोनों पार्टी अपने अपने प्रॉमिस को पूरा कर देता है तो इसको बोलते हैं बायलिटरल एग्रीमेंट, दोनों की तरफ से हुआ है। और अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करता है, एक पार्टी फेल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं यूनिलिटरल एग्रीमेंट, एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षीय ठहराव। तो ऐसे ठहराव के भी बहुत सारे टाइप्स होंगे। अब बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं, और एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट को समझाइए। तो स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट का मतलब होता है, पहले सहमति समझिए। सहमति का मतलब होता है कि जब दोनों पक्षकार, एग्रीमेंट के दोनों पार्टी सेम थिंग, सेम सेंस, सेम टाइम में एक ही बात पर सहमत होते हैं। यहाँ वही बात लिखा है, देखिए, अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 14 के अनुसार सहमति केवल उसी समय स्वतंत्र कही जा सकती है जबकि, अच्छा ये स्वतंत्र सहमति का दे दिया ना। सहमति का मतलब होता है कि जब दो पक्षकार एक ही बात पर एक ही अर्थ में, अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। कभी कभी हम बोल देते हैं कि हमको तेल खरीदना है, मान लो हम बोल रहे हैं कि हम 140 रुपये केजी तेल दे देंगे, सामने वाला सोच लिया सरसों तेल, हम तेल बोले हैं, और वो सोच लिया सरसों तेल, बोले लाओ हमको दे दो, बोले लाओ पैसा, हम पैसा भी ले लिए और लास्ट में महुआ का तेल दे दिया या तीसी का तेल दे दिया। तो भाई यहाँ तो अब बताओ कौन गलत है? वो आदमी बोले पागल हो गए क्या जी, हम सरसों तेल 140 दिए, बोले हम तो सरसों तेल नहीं बोले भाई, हम तो तेल बोल रहे हैं, हम तो इसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन पार्टी गलत है? कोई गलत नहीं, यहाँ पे सहमति गलत तरीके से लिया गया, कंसेंट गलत तरीके से लिया गया, क्योंकि दोनों सेम थिंग पे और सेम सेंस में एग्री नहीं था, सेंस दोनों का सेम नहीं था। हम सोच रहे थे सरसों महुआ का तेल, और वो सोच रहा है सरसों तेल, सेंस सेम नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है एग्रीमेंट तब होगा जब सेम थिंग, सेम टाइम एंड सेम सेंस होगा, दोनों का सोच एक जैसा होना चाहिए ना, दोनों का अगर सोच एक जैसा होगा तभी एग्रीमेंट हो पाएगा। तो एग्रीमेंट तभी पॉसिबल होता है, यानी कंसेंट, सहमति तब मानी जाती है जब सेम थिंग सेम सेंस पे ये काम हो, जब सेम थिंग सेम सेंस पे ये काम हो तो एग्रीमेंट को माना जाता है कि एग्रीमेंट सही हुआ है। कोई दिक्कत है? और फ्री कंसेंट क्या होता है? स्वतंत्र सहमति। तो कभी किसी से हाँ बुलवाने के लिए, सहमति लेने के लिए, जैसे आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपकी सहमति है तब ना पढ़ रहे हो, कोई हम धमकी देके और ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़वाएं। तो अगर किसी व्यक्ति से हाँ बुलवाने के लिए, एग्रीमेंट करवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, ठीक है, अगर ये 5 जो यह बात है, ये पाँचों में से किसी का प्रयोग नहीं किया गया है तो माना जाएगा सहमति जो है स्वतंत्र है, कंसेंट एकदम फ्री है। फिर से ध्यान रखें, अगर किसी व्यक्ति से सहमति लेने के लिए इन 5 में से किसी का प्रयोग नहीं किया गया है तो माना जाएगा कि सहमति स्वतंत्र है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी से हाँ बुलवाने का, मान लो किसी से शादी हम कर रहे हैं और हम इन 5 में से किसी का इस्तेमाल नहीं किए और तब शादी कर रहे हैं, तो समझेंगे कि उधर वाले पार्टी भी रेडी है शादी के लिए और इधर भी रेडी है। लेकिन अगर कोई आदमी शादी करता है, देखो इस 5 का इस्तेमाल करता है, धमकी दे दिया कि शादी नहीं करोगे तो सूरज नहीं देखने देंगे अगला दिन का, सोच लेना, उत्पीड़न, दबाव और ज़बरदस्ती। अगर किसी से हाँ बुलवाए हैं तीनों का इस्तेमाल करके, उत्पीड़न, दबाव या ज़बरदस्ती के जरिए अगर हम किसी से हाँ बुलवाए हैं तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। किसी के बेटे के कनपट्टी पर बंदूक रख के बोलें कि ज़मीन हमको लिखता है या बुड़ाएं, ज़मीन प्यारा या बेटा प्यारा, बताओ। तो आदमी ज़मीन लिखने के लिए तैयार हो गया, ठीक है भैया लिख देते हैं आपको, बताओ। नहीं बेचना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती हमसे ले लिया, क्या करके? दबाव बना के, उत्पीड़न करके, हमको परेशान करके।
ज़बरदस्ती करके ले लिया, तो ये एग्रीमेंट, ये फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा, ये सहमति स्वतंत्र नहीं कहलाएगी। कोर्ट जा सकता है, लेकिन कोर्ट जाएगा तो इसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि सर जिस समय हम लिख रहे थे ज़मीन उस समय मेरे बेटे के कनपट्टी पर बंदूक रखा है। उसको प्रूव करना होगा, बोलने से नहीं मानेगा कोर्ट ना। कोर्ट में आपको प्रूव करना होगा कि आप बताइए, प्रमाणित कीजिए कि कैसे हम मानेंगे कि वो इस तरह तो कोई भी आदमी ज़मीन बेच देगा, पैसा ले लेगा पॉकेट में, उसके बाद बोलेगा सर हम ऐसे ऐसे बात था। नहीं, कोर्ट में प्रमाण देना पड़ेगा कि आखिर प्रमाण दीजिए कि क्यों आपको उत्पीड़न दिया गया था और कैसे। तो प्रमाण देना ही तो बहुत मुश्किल है ना, कैसे बताइएगा। अनुचित प्रभाव, अनडू इन्फ्लुएंस, अगर कहीं भी किसी से हाँ बुलवाने के लिए अनुचित प्रभाव यानी गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया है तो माना जाएगा कि आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं है, आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं है। अनुचित प्रभाव मतलब गलत तरीका, जैसे हम अपने पद का अगर कोई फायदा उठ लेते हैं, पद का एडवांटेज लेते हैं और उसके कारण किसी पर प्रेशर बनाते हैं और उससे हाँ बुलवा देते हैं, तो माना जाएगा कि उस पर हम अनुचित गलत तरीके से उससे सहमति लिए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे पद पर बैठे हुए कि कोई जूनियर हमारा है, हम उससे जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, क्योंकि उसको नौकरी ले खाने जाने का खतरा रहेगा ना। हम बोले तुम ये करो नहीं तो तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित तरीके से हम उससे काम करवा सकते हैं। उसके नीचे क्या है, कपट या धोखा। कपट या धोखा, कपट या धोखा मतलब फ्रॉड। अगर हम फ्रॉड का इस्तेमाल करके, फ्रॉड का प्रयोग करके किसी से सहमति लेते हैं तो वो भी स्वतंत्र नहीं माना जाता है, वो भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है। उसके नीचे है मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन यहाँ गलत लिखा गया, मिथ्या वर्णन या असत्य कथन। अगर हम कुछ गलत बात, गलत कथन, गलत बात बोल के अगर हम किसी से सहमति ले लेते हैं तो ये भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। और अगर मिस्टेक से, गलती से अगर हम किसी से सहमति ले लेते हैं तो इसे भी स्वतंत्र सहमति के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। गलती और फ्रॉड दोनों में अंतर है। अगर हम जानबूझ के करते हैं तो फ्रॉड, और अनजाने में जो हो जाता है वो गलती नहीं होता है। गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से ही मिस्टेक होता है, जानबूझ के मिस्टेक नहीं होता है, जानबूझ के फ्रॉड होता है। वो गाना था तुम लोग सुना ना, गलती से मिस्टेक, तो गलती से ही मिस्टेक होता है। जानबूझ के अगर होगा तो क्या कहलाएगा, फ्रॉड होगा। ठीक है, बाई मिस्टेक गलती से ही हो जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो गलती से ही हो जाता है। तो गलती से मिस्टेक होता है और जानबूझ के फ्रॉड होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत बार, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडेमनिटी एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यार इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। इंडेमनिटी एग्रीमेंट क्या होता है, गारंटी एग्रीमेंट क्या होता है, तो थोड़ा सा हम लोग समझा देते हैं। बाकी ये पीडीएफ में है ही, आप इसको लिख सकते हैं। इंडेमनिटी और गारंटी, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्टी हानि रक्षा अनुबंध करता है कि अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई हम करेंगे। इंडेमनिटी एग्रीमेंट ज़्यादातर इंश्योरेंस के केस में होता है। इंश्योरेंस के केस में इंडेमनिटी एग्रीमेंट होता है जब एक पक्षकार वचन देता है कि अगर तुमको कोई हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति हम करेंगे, इंडेमनिटी हम करेंगे, हानि रक्षा हम करेंगे। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहाँ पे एक पार्टी अपने हानि रक्षा के बारे में बात करता है कि तुम्हारे किसी भी लॉसेस को हम रक्षा करेंगे, हम उसको ठीक करेंगे। तो वैसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के हुए हानि को जो है पूरा करने का वचन देता है। देखिए इसमें वचनदाता वचन ग्रहीता को किसी ऐसी हानियों से बचाने का वचन देता है जो उसके स्वयं वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के कारण से पहुंचेगा। इंश्योरेंस कंपनी में अगर हम कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो यही ना बोल रहा है कार का इंश्योरेंस करने वाली कंपनी कि भैया अगर गाड़ी में कुछ भी नुकसान होता है तो हम आपको बचाएंगे, उसका वचन हम देते हैं। तो वचन हानि रक्षा अनुबंध होता है। और गारंटी अनुबंध अलग हो गया। गारंटी अनुबंध बैंक लोन के साथ जुड़ जाता है। जब बैंक से कोई व्यक्ति लोन लेता है, मान लीजिए एक्स लोन ले रहा है बैंक से, एक्स लोन ले रहा है बैंक से, तो बैंक बोलता है कि नहीं देंगे लोन, तुम गारंटर लाओ। अब एक्स का दोस्त था वाई, तो वाई को बेचारा गारंटर बना दिया, गारंटर बना दिया वाई को। तो बैंक से कौन लिया, बैंक लोन दिया, एक्स लिया, ये दोनों मेन पार्टी है। लेकिन बीच में वाई खड़ा हो गया, वाई खड़ा हो गया तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। किसके किसके बीच में बनेगा, एक्स और वाई के बीच में बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वाई गारंटी दिया है बैंक को, वाई गारंटी किसको, और वाई और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। तो वाई बैंक को गारंटी दिया है कि अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा, फेल कर जाएगा देने में, तो उसके बदले में हम चुका देंगे। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ध्यान रखिएगा, हाँ वाई का उत्तरदायित्व, वाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई का अकाउंटेबिलिटी तब स्टार्ट होगा, वाई का लायबिलिटी तब स्टार्ट होगा जब वो एक्स जो है लोन देने में फेल कर जाएगा। एक्स अगर अपने लोन को चुकाने में फेल कर जाएगा तो वैसे में वाई की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, वाई उस लोन को पे करेगा।
एक्स अगर अपने लोन को नहीं चुका पाएगा तो वाई को चुकाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी होते हैं और 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। पार्टी 1 2 3 हो गया। ये हो गया प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल डेटर्स, ये प्रिंसिपल क्रेडिटर, लोन देने वाला लोन लेने वाला, और ये है गारंटर। और 3 एग्रीमेंट होता है, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में। यहाँ देखिए लिखा भी होगा। प्रतिभूति अनुबंध में 3 पक्षकार होते हैं, मुख्य ऋणी एक्स है, मुख्य ऋणदाता बैंक, और प्रतिभू मतलब गारंटर, गारंटर को प्रतिभू बोलते हैं, तो वाई हो गया। और इसमें 2 ही होगा। देखिए इसमें केवल 2 पक्षकार होते हैं, एक हानि रक्षक, मान लिया हम LIC से कराए थे, LIC हानि रक्षक है, और हानि रक्षाधारी। और इसमें 2 ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए लिखा होगा है अनुबंधों की संख्या। इसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी इसमें एक ही ना होगा, 2 पार्टी तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि इसमें 3 होगा। देखिए इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला कौन कौन, अभी बताया कि वाई और एक्स और बैंक के बीच में, फिर एक्स और वाई के बीच में, फिर वाई और बैंक के बीच में, 3 कॉन्ट्रैक्ट इसमें बनते हैं। ठीक है, गारंटी वाले में कहीं कोई दिक्कत है? उसके दायित्व तो ध्यान रखना, इसमें हमेशा दायित्व होता है। अगर हम LIC कंपनी गारंटी देती किसी को, तो सालों भर, जब तक का गारंटी, 1 साल का गारंटी अगर देती है, तो 1 साल का टेंशन लायबिलिटी LIC को रहता है। कब कुछ हो जाए तो टेंशन हो जाएगा। यानी यहाँ लायबिलिटी प्राइमरी होता है। अगर ICICI लोम्बार्ड गारंटी देता है, आप जनरल इंश्योरेंस कराए कार का, तो सालों भर टेंशन है कि कब कुछ हो जाएगा तो हमको देना पड़ेगा। जबकि इसमें जो अभी वाई बात कर रहे थे, वाई जो गारंटर था, उसका लायबिलिटी तब ना स्टार्ट होगा जब एक्स फेल करेगा। अगर एक्स टाइम पर दे रहा है तो वाई का कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे वाई का लायबिलिटी तब स्टार्ट होता है जब एक्स फेल करता है। वही लिखा है कि इसमें प्रतिभू का जो दायित्व होता है गौण होता है, सेकेंडरी होता है। पहले तो एक्स का हो गया, अगर एक्स नहीं दे पाएगा तब ना वाई को देना पड़ेगा। तो एक्स का जो लायबिलिटी है वो गौण है, सेकेंडरी है। यही बात यहाँ लिखा है कि जब वाई का लायबिलिटी सेकेंडरी है, क्योंकि जब एक्स नहीं दे पाएगा पैसा तब वाई को चुकाना पड़ेगा। केस तो बोलता है कि हानि रक्षक अपने नाम से तीसरे पक्षकार के विरुद्ध जिन्होंने हानि पहुंचाई है केस नहीं कर सकता, जबकि इसमें केस कर सकता है। बताइए इसमें एक्स वाई क्या करेगा? केस नहीं करेगा। एक्स नहीं चुकाएगा, बैंक से एक्स लिया लोन, एक्स नहीं चुकाएगा, उसके बदले हमको चुकाना पड़ गया, तो हम एक्स को छोड़ेंगे, एक्स के ऊपर हम केस कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ लिखा है। दायित्व की उत्पत्ति और उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होता है कि अनिश्चितता, कोई अनसर्टेनिटी है, भविष्य में लग रहा है कि ये अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको उससे बचने के लिए। और इसका है दूसरों को मदद करने के लिए। मदद करने के चक्कर में फंस जाता है लोग, दूसरों को मदद करने के चक्कर में लोग फंस जाता है। तो इसको पढ़ा जा सकता है। देखिए और भी बहुत सारा, इसका एरिया जो है लिमिटेड होता है, उसका एरिया जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ा होता है। प्रकृति, इसमें हानि के परिशोध का होता है अनुबंध, और इसमें ऋणदाता को जमानत गिरवी के रूप में हम रहते हैं, गिरवी के रूप में रखते हैं। अनुबंध करने की क्षमता, इसमें दोनों पार्टी में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, 18 साल प्लस होनी चाहिए। और इसमें बोलता है कि अनुबंध करने की क्षमता होना जरूरी नहीं है। ऋणी के लिए, मूल ऋणी के लिए अनुबंध, गारंटर के लिए अनुबंध करने की क्षमता होना जरूरी है। मूल ऋणी जो होगा उसमें अनुबंध करने की क्षमता होना जरूरी नहीं है, वो रह सकता है, लेकिन गारंटर अनुबंध करने की क्षमता उसे रखनी ही होगी। तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे बेलमेंट क्या है और इसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या क्या है। इसको हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से, और लगातार आप क्लास करते रहिएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कलेक्ट करके दे देंगे।